हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शिवा क्लासेस के आपके अपने परिवार में। देखिए, काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखने को मिल रहा है। आपने दो पिक्चर यहाँ पर देख रहे होंगे। इसमें से एक है अभी हालिया में चुने गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं है कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तब तब इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ना कुछ खलबली मचती है। जैसे पिछली बार मैक्सिको की वॉल को लेकर बना था मुद्दा, इस बार जैसे ही वो आए हैं उन्होंने कई मुद्दों को छूना शुरू कर दिया। और इस बार एक छोटा सा मुद्दा, एक छोटे से देश के ऊपर उन्होंने अपनी नजर लगाई। और वो छोटा सा देश है पनामा शहर। पनामा एक देश है। अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि आखिर पनामा का पूरा मुद्दा क्या है, पनामा नहर जो है उसका पूरा मुद्दा क्या है, और वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, ये वो क्यों कह रहे हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे पनामा शहर की लोकेशन के बारे में। देखिए, ये पिक्चर जो मैंने लगाई है, इस पिक्चर में आप वर्ल्ड का मैप देख रहे होंगे। हालांकि क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको बस समझना है, सुनना है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आज का रहने वाला है। अगर हम देखें तो मैंने ये जो डॉट दो लगा रखे हैं, अगर आप बारीकी से इसको अध्ययन करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको, ये तो आपका उत्तर अमेरिका हो गया, ये आपको पता भी है ना। उत्तरी अमेरिका में एक बड़ा देश कनाडा है, दूसरा यूएसए है, तीसरा मैक्सिको है। और साथ ही साथ हम देखें, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, सबसे बड़ा देश ब्राजील हो जाता है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें, ये वाला जो हिस्सा है बीच का जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये है हमारा मध्य अमेरिकी देशों का समूह। इसमें मध्य अमेरिकी देशों में कुछ छोटे छोटे देश जो है वो आते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करें अपने आज के मुद्दे की, तो वो है पनामा। ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये शहर कहलाता है, देश कहलाता है पनामा। और इसके पनामा के अगर एक तरफ हम देखेंगे तो कोलंबिया शहर है, कोलंबिया देश है जो कि साउथ अमेरिका का हिस्सा है। वैसे अगर हम बात करें कि इसके ऊपर कौन सा हिस्सा है, इसके ऊपर एक देश आता है कोस्टा रिका, और इसके ऊपर आता है एल सल्वाडोर, और इसके ऊपर आता है हंडुरस, और इसके ऊपर है ग्वाटेमाला। तो अगर आपने मध्य अमेरिकी देशों की लोकेशन देखी तो पनामा की लोकेशन कहाँ पर आपको देखने को मिली। एक तो कोलंबिया, के साउथ अमेरिका के हल्के से उत्तर पश्चिम एरिया में लाई करेगा। तो वापस आते हैं, और आपको ये तो पता ही है, ये हमारा प्यारा भारत है ना, इसकी लोकेशन आप देख ही रहे हो कहाँ से कितनी कैसे जाती है ना। चलिए, बट थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। अगर बेटा हम इसकी बात करेंगे तो ये जो साउथ अमेरिका के ऊपर का हिस्सा है, इन सबको यहाँ पर एक सागर है जिसको हम कैरेबियन सी के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा समुद्री वाइज लोकेशन देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इस तरफ अगर हम देखेंगे ये हमारा कुछ कुछ पैसिफिक ओशियन हो जाता है। तो ये जो पनामा शहर, पनामा देश है, वो एक तो अटलांटिक शहर, अटलांटिक ओशियन और साथ ही साथ प्रशांत महासागर के बीच में पड़ने वाला हिस्सा है। अब एक्चुअल में मुद्दा क्या है उसको हम समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं उनका कहना है कि जो पनामा देश है, पनामा देश में एक नहर है जिसको हम कहते हैं पनामा नहर। और उस पनामा नहर का इतना ज्यादा ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। लोगों का मानना है, लोगों का मानना क्या, मैं भी आपको लोकेशन दिखाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, वास्तव में जो ट्रंप हैं वो आखिर इस तरीके की प्रतिक्रिया इंटरनेशनल बाजार में क्यों दे रहे हैं, समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा डेटा दूं, जैसे अमेरिका का एक शहर है छोटा सा यहाँ पर। खैर, अमेरिका के सारे ही शहर बड़े हैं, है ना। देखते हैं, अमेरिका का मान लो एक शहर है, अगर हमें यहाँ पर न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया में जाना है, तो अगर हम ऐसे जाएंगे, अगर हम इस तरीके से घूमते हुए जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने समुद्री जो भी व्यापार है, अगर हम यहाँ से कहीं से निकलते हुए और ये एक सिटी, ये जो देश है पनामा, यहाँ से घूमते हुए जाएंगे तो हमारी दूरी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। और वास्तव में पनामा नहर को बनाया भी इसलिए गया था। इसका इतिहास क्या है अब जानते हैं हम लोग अगली स्लाइड में, कैसे बनी और किस तरीके से किस किस देशों ने कितना फंड योगदान दिया, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, इसमें मैंने आपको मध्य अमेरिका देश की लोकेशन स्पष्ट तौर पर बताई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए हमारा मैक्सिको है, मैक्सिको के नीचे देखेंगे ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला के यहाँ पर एल सल्वाडोर है, और ये होंडुरस है, और ये निकारागुआ है, और ये आ गया कोस्टा रिका। और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो कोलंबिया से टच करता हुआ, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पनामा शहर।
अब पनामा शहर की खासियत क्या रही इसको देखते हैं। आपको पता ही है, दो बड़े महाद्वीपों के बीच में पड़ने वाला एक देश है, लेकिन ये दो बड़े बड़े ओशियन को भी साथ में जोड़ता है। दो बड़े ओशियन कौन से? एक तो अटलांटिक महासागर है और दूसरा अपना कौन सा? पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम देखते हैं इसके, देखिए पनामा देश के इतिहास के बारे में, तो एक प्री कॉलोनियल पीरियड में अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा जो ये लिखा है ना, एस्टेमस ऑफ पनामा, तो हम ये देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये एस्टेमस ऑफ पनामा कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ये जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है और यहाँ पर कुछ इनहेबिटेंट पाए जाते थे जिनको हम लोग कुछ मूल निवासियों की तरह कह सकते हैं। और यहाँ की कोई ट्राइब कौन सी थी जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, नाम देखिए वहां के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अलग है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको कहते हैं CUEVA क्यूबा और कोइकल ट्राइब्स। ये दोनों ट्राइब्स जो हैं जो पहले पनामा देश में रहा करती थी। इसके बाद वहां पर स्पेनिश, स्पेन देश आप जानते हो यूरोप का एक देश है स्पेन, और स्पेन ने धीरे धीरे अपना कोलोनाइजेशन मॉडल अपनाया। इसमें आप लोगों को मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। एक 1494 में टॉरडेसिलस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1494 में टॉरडेसिलस, ये संधि ध्यान रखनी है आपको। 1494 में टॉरडेसिलस की एक संधि होती है और इस हिसाब से अगर हम देखें दो बड़े देश जो थोड़ा सा पावरफुल रहे, जिसमें से एक पुर्तगाल है दूसरा स्पेन है, इन दोनों देशों ने पूरी अर्थ को यानी कि पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्सा बेसिकली वो वाला हिस्सा जो गैर ईसाई वाला हिस्सा था, उसमें से आधा हिस्सा जो है वो पुर्तगाल को दे दिया और आधा हिस्सा जो है पूरी अर्थ का कह रहा हूं मैं, वो आधा हिस्सा किसको दे दिया? स्पेन को दे दिया। और इसी तरीके से खोजी अभियान शुरू हो गए। आपने 11-12 की एनसीईआरटी में कई बार पढ़ा होगा कि ये जो कंट्रियां हैं यहाँ पर पहले नेटिव्स रहते थे, नेटिव्स यानी मूल निवासी, और मूल निवासियों का अपना देश था वो, लेकिन कुछ खोजी अभियान यूरोप की तरफ से चलाए गए। जो यूरोप के राजा थे, है ना, या सम्राट थे, उन्होंने अटलांटिक ओशियन को पार करके कुछ नए नए देशों को खोजने की चाह रखी, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी फंडिंग करी। और फंडिंग करते समय उन्होंने टारगेट ये रखे कि हमें ज्यादा से ज्यादा जमीनें जो हैं वो एक्वायर करनी है और रिसोर्सेज वहां से निकालने हैं। इसी क्रम में यूरोप ने बहुत सारे अभियान अपने भेजने शुरू कर दिए। और कुछ जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये जो एक्सपेंशन है ना, ये है अपना एक देश स्पेन और दूसरा है पुर्तगीज। तो यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ से ऐसे आने लगे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, और इस तरीके से अगर हम देखें तो लॉट्स ऑफ, अगर हम इस तरीके से देखें तो बहुत सारे अभियान जो हैं वो एक देश से दूसरे देश तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका उद्देश्य एक ही था, रिसोर्सेस को इकट्ठा करना। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम लोग चलते हैं वापस, कुछ यहाँ पर भी आके बसे, है ना। चलिए आगे देखेंगे। ये हमारा प्री कॉलोनियल पीरियड देख लिया हमने। इसके बाद कॉलोनियल पीरियड में जो स्पेन है लिखा हुआ है 1501 में, ये वाला पर्सन ध्यान रखना है, रॉड्रिगो दी वास्तिदास। रॉड्रिगो कह लेंगे 1501 में। ये पहला यूरोपियन ऐसा था जिसने पनामा शहर को एक्सप्लोर किया। इसने पनामा देश को एक्सप्लोर किया रॉड्रिगो 1501 में। इसके बाद पनामा देश की कहानी शुरू हो जाती है और बहुत सारे सेटलमेंट जो है वो नेटिव्स को अपने कब्जे में करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे तो फर्स्ट स्पेनिश सेटलमेंट, और लगभग अगर हम देखें 9 साल के अंदर अंदर एक स्पेनिश सेटलमेंट यहाँ पर बसा दिया जाता है। स्पेनिश सेटलमेंट का मतलब बेटा क्या होता है कि स्पेन से आने वाले कुछ लोग हैं वो इकट्ठे पनामा देश में बस जाते हैं, और पनामा देश में इकट्ठे बस जाने के कारण यहाँ पर सेटलमेंट शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट इस वाले हिस्से में जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं मैप के माध्यम से। आगे देखेंगे, आगे देखिए लिखा हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में होता क्या है कि जो स्पेनिश लोग हैं जब वो आकर यहाँ पर बसते हैं तो यहाँ के जो मूल निवासी थे, अभी हमने ट्राइब्स देखी ना, उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने आप को वहां से हटाकर एक दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया और वहां पर सेटलमेंट के माध्यम से ये लोग अपने डेवलपमेंट को करने लग गए। और जिस उद्देश्य से आए थे, कमाई करने के उद्देश्य से आए थे,
और उन्होंने वो चीज करना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो लगभग 300 सालों तक स्पेन के अंडर में ये पनामा देश रहा। तो ध्यान रखना है, स्पेन के अंडर में लगभग 300 साल पनामा देश रहा। और स्पेन के बाद जो कंट्री यहाँ पर आई, उस स्पेन वालों ने कुछ संभावनाएं देखी। स्पेन ने भी देखा कि स्पेन का, मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेन को ये जो संधि हुई थी टॉरडेसिलस की संधि, इसके माध्यम से पश्चिमी हिस्सा पूरा स्पेन को मिला था। और स्पेन को भी अमेरिका से घूम करके पूरा साउथ अमेरिका घूम करके जाना पड़ता था। और इस हिसाब से स्पेन वालों ने कुछ सपने देखे कि क्यों ना हम इस शहर को अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से जोड़ दें तो हमारी दूरी कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर देखिए, इन्होंने कुछ ऐसे सपना देखा कि क्यों ना हम इस चीज को जोड़ दें यहाँ से, तो फिर हमारी दूरी कम हो जाएगी। तो कहते हैं ये पहला विचार था जो कि स्पेनियों के हाथों में दिमाग में आया और उन्होंने इस चीज को साकार करने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूं। यहां पर देखिए ये चीज लिखी भी हुई है कि एज अर्ली एज द 16th सेंचुरी द स्पेनिश रिकॉग्नाइज द एडवांटेज ऑफ कैनाल अक्रॉस अक्रॉस द टू ओशियन, मतलब कि अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को क्यों ना हम जोड़ दिया जाए अगर हम छोटे से जमीन के हिस्से को काट दें। इस तरीके का विचार जो है वो सबसे पहले किसके दिमाग में रहा है? स्पेनिश। और उन्होंने इसके लिए दो साइटें जो है वो चुनी। दो साइटें बेटा कौन सी थी? एक तो निकारागुआ देश और दूसरा, निकारागुआ मैंने आपको बताया, एक तो निकारागुआ देश था और दूसरा कौन सा था? पनामा देश। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इवेंचुअली टू रूट्स केम टू द कंसीडर, वन थ्रू द पनामा एंड सेकंड फ्रॉम द निकारागुआ। निकारागुआ देखिए ये वाला हिस्सा जो है, अगर हम इस हिस्से को यहाँ से काटते हैं और यहाँ तो लेक है निकारागुआ, तो ये तो यहाँ से सिर्फ डायरेक्टली आ जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि इस तरीके से एक रूट ये वाला मिला और दूसरा रूट जो हमें मिला वो पनामा सिटी को लेकर के रूट देखने को मिला। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये मैंने आपको जस्ट ऐसे लगा दिया, ये देखिए जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर देश जो है वो कौन सा? पनामा देश है ना। कई बार क्वेश्चन बनता है कि 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर या विषुवत रेखा लाइन जो है उसके ऊपर पनामा की लोकेशन पड़ती है या नीचे। यूपीएससी में कई बार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकता है। और यकीन मानिए कि अभी जो 2025 में अपना यूपीएससी का पेपर होगा वहां पर एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन? पनामा की लोकेशन के लेकर के। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, जो भी होगा आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा देखिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और भी समझेंगे। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि स्पेन के जो लोग थे वो धीरे धीरे कहां पर सेटलमेंट बसाने लग गए? पनामा शहर के आसपास सेटलमेंट बसाने लग गए और लगभग 300 सालों तक उन्होंने वहां पर अपने सेटलमेंट बसाए। और यहाँ पर देखिए 300 सालों के बाद स्पेन ने जो सपना देखा था नहर जोड़ने का, है ना, उसको फिर काम शुरू हुआ थोड़ा सा देख रेख में किसके? फ्रांस के में। मतलब उन्होंने भी थोड़ा सा मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया, एक्चुअल काम नहीं कहेंगे, मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया। जैसे लिखा हुआ है पनामा, ऑल वाटर रूट थ्रू द पनामा बिगिन विद द फ्रेंच इन 1880s बट फाइनेंशियल ट्रबल। लेकिन जब फ्रांस ने ये काम करना शुरू किया तो फ्रांस को थोड़ा सा पैसों की समस्या आई, क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जब भारत में अंग्रेजों के साथ स्ट्रगल किया जा रहा था। अंग्रेजों के साथ और दूसरी जगह पर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में स्ट्रगल चल रहे थे। तो फ्रांसीसियों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई और साथ ही साथ कोई डिसीजन वगैरह जो थी जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव जो कि फ्रांस करने वाला था तो वो किसने किया? फिर वो अमेरिकन के हाथों में चला गया। आगे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आगे चलते हैं। इसकी देखिए लोकेशन तो आपको पता ही है। अगर मैं बात करूं कि ये जो कनाल है वो लगभग आपकी कितनी है? 82 किलोमीटर के आसपास है। ध्यान रखिएगा ये डेटा, 82 किलोमीटर की जो है कनाल वो एक जगह से दूसरी जगह पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन के रूट से जोड़ती है। 82 किलोमीटर। अगर हम इसको नॉटिकल माइल्स में देखेंगे तो कितना है? 51 माइल के आसपास हमें ये चीज देखने को मिलती है। 51। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, या तो क्वेश्चन 51 आएगा या फिर 82 आएगा, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कनाल किस किस को कनेक्ट करती है हमने ये डिस्कस कर लिया, अटलांटिक ओशियन और आपका पैसिफिक ओशियन को। इससे समुद्री यात्राएं जो है वो ज्यादा आसान होने लग गई। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखिए यूएस बिल्ट द कनाल अंडर
1903 ट्रीटी, 1903 में ट्रीटी हुई और अमेरिकन ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने बताया आपको, सपना किसने देखा? स्पेनियों ने देखा, क्योंकि स्पेनियों ने पुर्तगीज के साथ टॉर्डेसलस की संधि जो है वो करी और उसको पश्चिमी हिस्सा मिला। तो सपना स्पेनियों का था। काम किसने शुरू किया? फ्रांसीसियों ने। फिर फ्रांसीसियों को कुछ बीमारी का चक्कर पड़ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, फिर फाइनली काम किसके अंडर पहुंच गया? अमेरिकन सरकार के हाथ में पहुंच गया और अमेरिका ने इसमें काम करना शुरू कर दिया। और अमेरिका ने लगभग 1903 से 1914 तक काम किया और 15 अगस्त 1914 को ये जो पनामा की कनाल है इसको फंक्शन में ला दिया और ये चालू हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना है ओपन कब हुई? 15 अगस्त 1914 को। और द कंस्ट्रक्शन वाज डिफिकल्ट ऑन डेडली, कहते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, आसान काम नहीं है। किसी पूरी नहर को, जमीनों को तोड़ देना, लगभग 82 किलोमीटर, कई कई चौड़ी, कितनी चौड़ी और कितनी लंबी जो कनाल है वो खोदने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। जंगल थे वहां पर, आपको पता ही है अमेजोन के फॉरेस्ट के आसपास का एरिया है, तो सोचो कितने घने जंगल रहे होंगे। ये आपको इमेजिन कर लेना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। हमने देखा कि लगभग 25,000 वर्कर्स जो हैं वो अपनी जान को गवा बैठे। और कहते हैं कि अभी जो ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया, ठीक है, वो बयान थोड़ा सा काफी डेडली था। उन्होंने कहा कि या तो जो पनामा की गवर्नमेंट है हमारे खर्चे जो है वो जो टैक्स वगैरह लेती है वहां से निकलने के लिए वो घटा दें, और नहीं तो फिर हमारा जो हिस्सा जो हमने बनाया वो हमारा वापस कर दें। अब वो तो पनामा देश का हिस्सा है, वो अमेरिका को कैसे मिल सकता है? और इसमें हो सकता है कि स्ट्रगल भी छिड़ जाए, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर हुआ है ना। क्रीमिया का छोटा सा हिस्सा था, रशिया ने अपने अंडर में करा, अब इसके बाद वो यूक्रेन को भी लेने पहुंच गया। तो ऐसी कुछ कंडीशन बन सकती है, हालांकि हमें ऐसा इमेजिन करना नहीं है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हमने देखा कि 1977 का टाइम था। थोड़ा और प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। 1977 के टाइम पर प्रेसिडेंट थे कार्टर, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी और यूएस वुड ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ कनाल टू द पनामा बाई 2000। और इन्होंने कहा कि, और फाइनली जो ट्रांसफर है वो कर दिया 1999 में। और 1999 से अगर हम देखें तो पूरा कंट्रोल किसके पास है? 1999 से पूरा कंट्रोल अभी तक का जो है वो पनामा देश के पास है। और 1914 से लेकर 77 तक केवल अमेरिकी सरकार वहां पर रूल करती रही, और 77 से लेकर के 99 तक दोनों सरकारों ने वहां पर काम करना एक मॉडल अपना लिया होगा, है ना। दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया, लेकिन 1999 में फाइनली उसको ट्रांसफर कर दिया गया टू द पनामियन गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है ये देखिए अदर फैक्ट हैं कुछ। 150 से लेकर 300 मीटर कहीं कहीं चौड़ी पड़ जाती है ये, एंड हैज अ एवरेज डेप्थ ऑफ 13 मीटर। लगभग 13 मीटर की इसकी डेप्थ है और इसको हम 43 फीट के उसमें जान सकते हैं। 13 मीटर काफी होता है ना। तो ध्यान रखना 43 फीट जो है, लगभग 3 फ्लोर मान लो आप, 3 फ्लोर गहरी खोदी गई। तो ये बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पर, वो भी जब टेक्नोलॉजी इतनी हावी नहीं थी। और कहते हैं कि ये अमेरिकी सरकार को उस टाइम पर, अमेरिकी सरकार को उस टाइम पर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा इंसान मानने के लिए, सबसे बड़ा देश मानने के लिए मजबूर भी किया पूरे देश, पूरे विश्व को, कि केवल अमेरिका ही ऐसा काम कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकते। खैर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप एक छोटी सी पिक्चर देख रहे हो, ऐसे कुछ दरवाजे लगाए गए हैं वहां पर। अभी मैं आपको बताऊंगा दरवाजे कैसे वर्क करते हैं, है ना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर पहले ये देख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ, है ना। ये जो पनामा कनाल है ये किस तरीके से वर्क करती है ना, कैसे वर्क करती है, किस तरीके से शिप जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इसमें लॉक सिस्टम का काम होता है। तो कहते हैं दुनिया की पहली कनाल जो है लॉक सिस्टम पर बनी हुई वो कौन सी है? वो अपनी पनामा कनाल ही हो जाती है। एक कनाल का नाम और इम्पोर्टेंट, काफी ज्यादा गूंजता रहता है पूरे वर्ल्ड में, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इजिप्ट में है ना, ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए कैसे शुरू होता है, अब पनामा कनाल ट्रांजिट कैसे होता है। ये देखिए ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं हम, अटलांटिक ओशियन है ऊपर। अटलांटिक ओशियन से कोई भी शिप होता है जो स्टार्ट होता है, जो गुटेन लॉक कहते हैं इसको, इसमें लॉक लगे हुए हैं, मतलब कि जैसे गुटेन लॉक हो गया, फिर नीचे आएंगे तो लेक मिलेगी, लेक में जाएगी। जैसे एक नंबर को देखें, स्टार्ट द वेसल पेज द टोल्स एंड ट्रांजिट थ्रू गुटेन लॉक्स। जो कोई शिप आता है तो वो पहले टोल टैक्स दे देता है और उसके बाद अंदर घुसता है, मतलब लॉक खुलता है। कौन सा? गुटेन लेक, गुटेन लेक है आसपास, उसके नाम पर ही उसका लॉक नाम रख दिया गया।
ठीक है। जैसे ये देखिए गुटेन लेक है ना, इसलिए यहाँ से जब एंटर करेंगे कोई भी शिप को तो यहाँ पर उसको गुटेन लॉक कह दिया गया, जैसे ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे और ये लॉक जो है लगभग 26 मीटर के आसपास, सी लेवल से 26 मीटर के ऊपर में है। ठीक है, तो ये लॉक खुलेगा। फिर गुटेन लेक, द वेसल एंटर्ड गुटेन लेक एंड नेविगेट 34 अंटिल क्यूबरा कट। ऐसे मान के चलिए कि एक गेट खुलता है, उसमें पानी भरता है बहुत सारा, मतलब कि जो हमने अभी डेप्थ देखी 43 फीट की, तो उसमें पानी भरेगा और शिप उसके साथ साथ आ जाएगी। ऐसे मानिए कि ये देखिए ये समुद्र है ना, मान लो ये पहले समुद्र रहा होगा और ये जमीन रही होगी, तो इतनी जमीन को काटा गया है ना, और इतनी जमीन जब कट गई तो शिप में पहले जब शिप एंटर करता है उससे पहले पानी भरा जाता है यहाँ पर, तो ये पूरा शिप यहाँ से निकलेगा और दूसरे लॉक तक पहुंचेगा, है ना, और दूसरे लॉक तक पहुंचेगा। फिर इस लॉक को बंद करके इसका पानी सारा निकाल दिया जाएगा, ताकि कोई दूसरी से पाने से, जब दूसरी से पाती है तो फिर से उसमें वही प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाता है। इन शॉर्ट ये है कि एक लॉक खोलकर पानी भरेंगे, फिर से आगे बढ़ेगी, फिर दोबारा, फिर कुछ इस तरीके से ये चलता रहता है। और 82 किलोमीटर के आसपास की ये पूरी नहर देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर इस तरीके से इधर लेक में पहुंचती है और फाइनली ऐसे एंटर करते करते यहाँ पर पेड्रो लॉक भी आ जाता है। देखो कई प्रकार के लॉक हैं और फाइनली शिप जो है वो कहाँ पर आता है, पैसिफिक ओशियन में आ जाता है। और ये सब करने के लिए इसके पास कितना टाइम होता है, सोचो 82 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए 8 से 10 घंटे टाइम लग जाता है पनामा क्रॉस को करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है 8 से 10 घंटे का टाइम पीरियड लगेगा और लॉक सिस्टम पर बेस है, पानी भरता है फिर पानी खाली होता है। वो जो मैंने दरवाजा दिखाया था आपको वो वैसे ही था। ये देखिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पानी नीचे है, ये देख रहे हो आप, ये जो पानी भरा हुआ है ये क्या है, नीचे है, और यहाँ पर पानी ऊपर है, समझ रहे हो। अब ये जो गेट है ना, ये गेट खुलेगा और ये जो पानी है वो यहाँ पर एंटर करेगा और इस पानी का लेवल पूरा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और दोनों से फिर बराबरी से आगे बढ़ती रहेंगी। कुछ ऐसे यहाँ पर लगाया जाता है सिस्टम। ये ध्यान रखिए, देखिए ये है गेट, है ना, काफी बड़े बड़े गेट हैं, और जब ये बंद होते हैं तो ऊपर से भी गाड़ियां निकल सकती हैं। इन शॉर्ट ये है कि एक ब्रिज की तरह काम करता है ना। गेट से पानी भरा, खाली हुआ, बंद हुआ, और ऊपर रोड बनी, उसमें अपना माल की आवाजाही भी होती रहती है। तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके से जो हमारी पनामा कनाल है वो वो क्या करती है, वर्क करती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट रन्स ड्यू साउथ फ्रॉम इट्स एंट्रेंस। साउथ के एंट्रेंस कौन सा है, कोलन, ऑन द अटलांटिक साइड थ्रू द गुटेन लॉक्स टू द पॉइंट ऑफ गुटेन लेक। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये लेक के आधार पे नाम पर ही इसको रखा गया है। तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने आगे की स्लाइड की तरफ। चलिए ये देखिए, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये फिर से नहीं बताऊंगा, है ना। यहाँ पर बस वही लिखा हुआ है कि 40 माइल लॉन्ग फ्रॉम शोर लाइन टू शोर लाइन, है ना। अब आते हैं इस वाले में, हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, हालांकि इसमें वही चीजें लिखी हैं जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, इसमें कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, यूएस हैंडओवर कंट्रोल टू पनामा। 1999 में अमेरिका ने पूरा कंट्रोल जो है पनामा को शिफ्ट कर दिया, और 77 की ट्रीटी में, ट्रीटी साइन दैट विल इवेंचुअली टर्न ओवर कंट्रोल ऑफ द कनाल टू पनामा। और इस ट्रीटी में दोनों लोगों ने रूल किया, और ये ऊपर का मैं बता चुका हूँ। और फाइनली 2000, इसमें कुछ और एक्सपेंशन के काम किए गए 2007 में, 2016 में, और इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, घटाया गया, है ना, वो ध्यान रखना है जरूरत के हिसाब से। अब इसमें कुछ और डेटा लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें 12,000 से 15,000 शिप जो हैं, 12,000 से 15,000 शिप जो हैं वो हर साल इस पनामा नहर से एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरती हैं। और कहते हैं कि लगभग दुनिया का 6%, 100% में से 6%, 6 से 7% जो व्यापार है वो घटता बढ़ता रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा डेटा, 6 से 7% पूरी दुनिया का व्यापार जो है वो यहीं से होकर के निकलता है। तो कितनी जरूरी है, कितनी अहमियत है, आप इससे समझ सकते हो। लगभग 15,000 शिप यहाँ से वहां जाती हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा डेटा दिया गया है, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी से अगर हमें सैन फ्रांसिस्को जाना है, अमेरिका की, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ जाना है, तो हमें, अगर हम ये लंबा रूट क्रॉस करेंगे, पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करेंगे, तो मान के चलो हमें 13,000 माइल, कितना, 13,000 माइल चलना पड़ेगा शिप को। लेकिन अगर ये पनामा कनाल अगर बना दी जाती, उस टाइम ये सोचा गया था
ये बन जाती तो लगभग 52,000 माइल ही चलना पड़ता, यानी कि दूरी जो है वो घट करके आधी से भी कम रह जाती। तो समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंस रहा होगा पनामा कनाल को बनाने के पीछे, है ना। आगे देखेंगे, ये देखिए कुछ बताए गए हैं लॉक सिस्टम कैसे होते हैं। जैसे ये गुटेन लेक है, यहाँ पर देखिए गुटेन डैम बना है, मतलब यहाँ पर पानी यानी भर, यहाँ से पानी भरा रहता है। और ये जो गुटेन लॉक है, ये देखो जाली जैसा कुछ दिख रहा है ना, तो ये लॉक लगे हुए हैं, ये लॉक खुलते हैं। और ऐसे ही एक लॉक और है जो कि क्लारा लॉक भी कहलाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए दूसरे लॉक भी हैं, मीरा फ्लोर्स लॉक, कोकेली लॉक। ये आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि लॉक सिस्टम पर बेस पनामा नहर आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, ये तो नॉर्मली मैंने आपको पॉइंट कन्वर्ट करने के लिए बता दिया। ये देखिए आपकी कितनी किलोमीटर की लेक है, ये कितने किलोमीटर की नहर है, ये 82 किलोमीटर की नहर है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हम नॉटिकल माइल्स में देखेंगे, तो माइल में देखेंगे अगर, तो 5200 से लेकर के 1300, 5200 से लेकर के 13,000। तो अगर हमें अमेरिका के यहाँ से कहीं जाना है ऐसे घूम घूम के, तो हमें 13,000 के आसपास चलना पड़ेगा, है ना। और अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 8,000 किलोमीटर। अगर ये हम पनामा नहर से होकर गुजरते हैं तो 8,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पनामा नहर का यूज नहीं करते हैं, घूम कर जाते हैं, तो हमें 20,900 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और काफी इंपॉर्टेंट इशू था। ये देखिए छोटी सी पिक्चर इसमें बना दी गई है। यहाँ देखिए पूरा ऐसे सिस्टम बनाया गया, ये देखिए लॉक लगे हुए हैं बीच बीच में। यहाँ से पानी यहाँ भरेगा, फिर इसका लेवल बढ़ेगा, फिर यहाँ पर से पाएगी, फिर इसको घटाएंगे, फिर इसको भरेंगे, फिर ऊपर, कुछ इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए वही है जो है। और इस तरीके से हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मुद्दा था, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जी ने बोला हुआ था कि भाई जो पनामा देश के प्रेसिडेंट वगैरह हैं या फिर जो ऑफिशियल्स हैं, वो अमेरिकन जिन्होंने नहर को बनाने में बड़ा योगदान दिया, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। दुनिया भर के जहाजों से टोल टैक्स कम ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लोगों से ज्यादा लिया जा रहा है। इस तरीके से हमें जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो अगर उन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से बोला हुआ है ट्रंप सरकार ने कि अगर पनामा देश के जो ऑफिशियल्स हैं, अगर वो हमारे टैक्सेस वगैरह या राजस्व वगैरह को कम नहीं करते हैं, तो हमारी जो चीज थी वो हमें वापस कर दो। चीज मतलब पनामा नहर जो है, जो अमेरिकन ने बनाई इतनी मेहनत से, वो हमें वापस कर दो। हालांकि ये चीज गलत है, क्योंकि अब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनके अपने खुद के डिसीजन है, अपनी सॉवरेंटी है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये वही बात हो जाती है कि बड़ा पावरफुल देश, अमेरिका जैसा पावरफुल देश, जिसकी जीडीपी जो है कई कई ट्रिलियन है, 20 ट्रिलियन के आसपास, 20-21 है ना। और एक इतना बड़ा देश एक छोटे से देश को धमकी धमकी ही कहेंगे इसको, है ना। अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि जो पनामा देश के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया इस चीज से। उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल मैटर है और अमेरिकी राष्ट्रपति को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वैश्विक स्तर पर हो सकता है आगे चल के बिगड़े। लेकिन मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी, आगे कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको फिर जरूर बताऊंगा। और देखिए ठीक वैसा ही मुद्दा है थोड़ा थोड़ा करके। हालांकि ट्रंप जैसे, मतलब ट्रंप प्रेसिडेंट जो हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर वो अपने इधर उधर के डिसीजन लेने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, सब कुछ फ्यूचर में है। और इसी तरीके के वीडियो जानने के लिए जुड़े रहिए शिवा क्लासेस के साथ, और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी इंटरनेशनल इशू रहेंगे मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊं, और हमेशा कुछ नए पॉइंट बताऊंगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये नया इनिशिएटिव है, इसमें मेहनत भी लगती है, धीरे धीरे इसमें सुधार होते रहेंगे, है ना। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय हिंद।